हे गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने 1 से लेकर 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के कहाँ दर्शन हो सकते हैं, परंपरा का मूल्यांकन सबसे ज्यादा किन के लिए आवश्यक है, और परहित के लिए देह कौन धारण करता है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। अब 5वां था कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो मैंने कल इस 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज मैं 6 नंबर से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ, जिस पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और इस आरोप का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ उसके सदस्यों द्वारा किए गए शोषण के व्यवहार को दिखाया गया है। यानी अमरकांत द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर जो है एक सबसे पहले मध्यम वर्गीय कहानी है। ये एक के नौकर के साथ उसके सदस्यों द्वारा यानी उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए शोषण के व्यवहार को दिखाया गया है। इस कहानी में लेखक ने समाज के वर्ग भेद को उजागर किया है। कि इसमें कहने का मतलब है कि बहादुर तो सबसे पहले नेपाल से भागकर आया हुआ रहता है, तो वो कहीं ना कहीं एक निम्न जो है निम्न वर्गीय परिवार से बिलोंग करता रहता है, यानी निम्न वर्गीय परिवार से वो संबंध रखता है। और जो है एक वर्ग भेद यानी अमीरी गरीबी के बीच के भी संबंध को दिखाया गया है। कि इस कहानी का नायक एक नेपाली लड़का बहादुर है, जो एक निम्न वर्गीय परिवार से है। वह बड़ी मेहनत लगन से अपना काम करता है। वह बड़ी मेहनत और लगन से अपना काम करता है। फिर भी परिवार के लोगों द्वारा उसके हर मौके पर भला बुरा सुनना पड़ता है। फिर भी कितना भी वह परिवार के लोगों के साथ क्यों ना कुछ कर दे, लेकिन लेखक के परिवार के सदस्य जो उससे हर मौके पर कुछ ना कुछ उसके साथ दुर्व्यवहार की भावना रखते ही थे। अतः रिश्तेदार द्वारा लगाए गए चोरी के आरोप की वजह से वह काफी उदास रहने लगता है, क्योंकि 11 रुपए की चोरी हो गई थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि इसमें कितने रुपए का चोरी का आरोप लगता है। तो आप जब किताब को पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया होगा कि लगभग 11 रुपए की चोरी की आरोप लगाया जाता है। तो यहीं पर उससे जो है रिश्तेदार ये सोचते हैं यहाँ पर कि चलो हम इसका जो है आरोप बहादुर पर लगा देते हैं, वह तो नौकर है, तो लेखक उससे पिटाई करेंगे। तो इस उद्देश्य से जो है रिश्तेदार या आरोप जो है बहादुर पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहादुर एक काफी ईमानदार लड़का होता है। जब वो उस पर आरोप लगता है तो वो इस चीज को सहन नहीं कर पाता है, और उससे बहुत सारी गलती जो पहले नहीं होती थी, अब इस आरोप की वजह से तो वो काफी उदास भी रहने लगता है, जिसके चलते वो काफी गलतियां भी करने लगता है। अतः वो हर समय ये सोचता है कि मैंने तो कोई गलती नहीं किया है। कहीं ना कहीं उसके मन में तो ये आया होगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है और मुझे जो है इस आरोप का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बहादुर जो है काफी उदास रहने लगता है। तो ये हमारा पूरा कहानी का एक तरह से आंसर हुआ। कि चलिए एक बार रिपीट करते हैं कि अमरकांत द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ उसके सदस्यों द्वारा किए गए शोषण के व्यवहार को दिखाया गया है। इस कहानी में लेखक ने समाज के वर्ग भेद को उजागर किया है। इस कहानी का नायक एक नेपाली लड़का बहादुर है, जो एक निम्न वर्गीय परिवार से है। वह बड़ी मेहनत और लगन से काम करता है। फिर भी परिवार के लोगों द्वारा उसे हर मौके पर भला बुरा सुनना पड़ता है। अतः रिश्तेदार द्वारा लगाए गए आरोप की वजह से वह काफी उदास रहने लगता है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कवि ने वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार क्यों बोलता है। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। कवि इसमें वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार क्यों बोलता है। तो जिस प्रकार एक चौकीदार वर्दी पहने, फूल बूट पहने, हथियार लिए हमारे जान माल की रक्षा करता है, वैसे ही वृक्ष खुरदार तनी रूपी मैला कुचला वस्त्र धारण किए फूल पत्ती रूपी पगड़ी बांधे, मजबूत जड़ रूपी जूता पहने हर मौसम में परिवार की रक्षा करता है। इस प्रकार कवि ने वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। ये बात सही है। जिस प्रकार एक चौकीदार की भूमिका होती है कि वह हर तरह से जहां भी वो चौकीदारी करे तो
हर तरह से लोगों को रक्षा करना, यानी एक तरह से हम हमारे देश में चौकीदार की भूमिका कौन निभाता है? हमारे देश के आर्मी ऑफिसर निभाते हैं, पुलिस ऑफिसर निभाते हैं। वो तो सूट बूट पहनने में हमारे हमारे देश की भी रक्षा करते हैं। आर्मी हो गया जो कि बॉर्डर पर रहते हैं, हमारे देश की भी रक्षा करते हैं। वैसे ही चौकीदार की भूमिका जो है एक पेड़ भी निभाता है, जो हमें गर्मियों में छाया प्रदान करता है। और जो है वो उसमें जो है मैला कुचला वस्त्र धारण किया हुआ रहता है और फल फूल देता है ताकि हम उसे हर मौसम में खा भी लेते हैं। तो और जो है मजबूत जड़ जूता पहने हर मौसम में पर्यावरण की रक्षा करता है। पेड़ ना हो तो पर्यावरण भी हमारे संकट में आ जाएगा। उसी प्रकार यह जो है कवि ने पेड़ को बुद्धा चौकीदार की संज्ञा देता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। मैंने कल 8 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो भारत का ऐतिहासिक काल चाहे जितना भी गौरवमय रहा हो, पर वर्तमान वैसा प्रतीत नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का एक अपना इतिहास रहा है। क्योंकि इससे प्राचीन समय में या से लेकर आधुनिक समय के कुछ जो है शताब्दी तक इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। क्योंकि इसी धरती पर बहुत सारे हमारे जो है शासक ने जन्म लिया है। और यहाँ पर कवि का कहना भी है कि भारत का ऐतिहासिक काल चाहे जितना भी गौरवमय रहा, पर वर्तमान जो है प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि भारत एक समय सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन सोना सब खत्म हो गया, अब सिर्फ चिड़िया ही यहाँ पर बच गया है, पर वर्तमान वैसा प्रतीत नहीं होता। आज धन, वैभव, शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि में भारत पिछड़ा हुआ है। एक समय भारत कला और शिक्षा का केंद्र माना जाता था, जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कुमार गुप्त ने किया था इसको। तो जो है शिक्षा और कला का केंद्र हुआ करता था, जो कि अब उसके साक्ष्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, या अब वो शिक्षा का केंद्र भी नहीं रहा अब। इसलिए भारत अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। यानी तमाम दृष्टिकोण से, धन, वैभव, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी भारत पिछड़े हुए वर्ग में आता है। यानी इसलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। यानी इनके अनुसार भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। 9 है कि लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ में क्या अंतर है। तो चलिए इसको देखते हैं। किसी भी प्रकार से, जैसे कि बल, बुद्धि, छल इत्यादि का प्रयोग कर हम सफल हो जाते हैं तो उसे सफलता कहते हैं। लेकिन प्रेम, त्याग और अपनापन की भावना से किसी के कहने का मतलब है कि प्रेम, त्याग और अपनापन की भावना से किसी के हृदय में अपना स्थान पा लेना यह चरितार्थ है। क्योंकि हम सफलता की भावना लेकर किसी को अपने हृदय में नहीं ला सकते हैं। यानी हम किसी की हृदय को जीतना चाहते हैं तो वहाँ हमारा मन शुद्ध होना चाहिए कि हम जो है, क्योंकि इससे हमारा संबंध प्रभावित हो सकता है। क्योंकि सफलता की भावना लेकर हम किसी की हृदय नहीं जीत सकते हैं। हमारे अंदर प्रेम, त्याग और निस्वार्थ की भावना होनी चाहिए, तभी हम किसी के दिल में जो है अपना जगह पा सकते हैं। तो वहीं यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हम सफलता के माध्यम से किसी के हृदय में जगह नहीं पा सकती, इससे हमारा संबंध भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन प्रेम, त्याग और निस्वार्थ की भावना हम में होनी चाहिए, औरों की तुलना में जो है हमको दूसरे से अलग बनाता है। यानी हम प्रेम, त्याग और भावना लेकर किसी के सामने जाएंगे तो वो हमारी बातों को समझेगा भी। अगर सफलता, छल कपट के माध्यम से जाएंगे तो वो जो कि सही नहीं है। तो हमें प्रेम, त्याग और निस्वार्थ की भावना हमेशा से रखनी चाहिए अपने अंदर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं कि नेता के बारे में कवि प्रेमघन की क्या राय है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। तो कवि प्रेमघन का मानना है कि अत्यधिक सुख सुविधा के कारण हमारे राज्य नेता इतने मोटे और तगड़े हो जाते हैं कि उन्हें अपना कुर्सी छोड़ने में भी काफी समय लगता है। इतना ही नहीं, वे
अपने ढीली ढीली वस्त्र को संभालने में भी सक्षम नहीं होते हैं। अतः कभी इन राजनेताओं से देश में सुव्यवस्था कायम करने के सोच रखना कोरी कल्पना ही है। क्योंकि हमारा मानना यह है कि नेता जो है हमारे देश में होते हैं, अत्यधिक उन्हें सुख सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके चलते वे काफ़ी मोटे हो जाते हैं, मोटे तगड़े हो जाते हैं और अपना एक कुर्सी पर जम जाते हैं तो उन्हें छोड़ने का नाम भी नहीं लेते हैं वे। तो इतना ही नहीं, वे अपने ढीले ढाले वस्त्र को संभालने में भी सक्षम नहीं होते हैं। अतः इन राजनेताओं से देश में सुव्यवस्था के कायम रखने की जो है कल्पना करना भी क्या है, कोरी कल्पना के समान ही है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? भारतेंदु युग के कवि प्रेमघन संपूर्ण भारतीयों को डफाली कहा है, क्योंकि यहाँ के वासी अपने उल्लू सीधा करने के लिए राजनेताओं और पदाधिकारियों को तलवा चाटते हैं। इतना ही नहीं, वे उनकी छूटी प्रशंसा भी करते हैं। भारतेंदु युग के कवि प्रेमघन का मानना है कि यहाँ भारतीय जनता को उन्होंने कव्वाली की संज्ञा दी है, डफाली की संज्ञा दी, क्योंकि यहाँ के वासी जो है अपने उल्लू सीधा करने के लिए चाहे ऑफिसर या नेता कैसे भी क्यों ना हो तो उसकी झूठी प्रशंसा और तारीफ करते हैं ताकि वह अपना काम को इजीली निकलवा सके। ये सब एक क्या है, भ्रष्टाचार का एक रूप है। ये सभी जो है एक भ्रष्टाचार का रूप है, जिसमें हम जो है अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए जो है घूस का सहारा देना पड़ता है। इतना ही नहीं, कभी कभी वैसे अधिकारियों की प्रशंसा भी करनी पड़ती है जो वैसे होते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार कवि ने भारतीय जनता को यहाँ पर डफाली की संज्ञा दी है, जो कि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे इसको।